नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। हम लेखपाल टेस्ट सीरीज डिस्कस कर रहे थे। आज टेस्ट नंबर 11 है, जिसमें हम ग्राम समाज तथा विकास का टॉपिक आज से रिलेटेड क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। जिला योजना समिति की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? ऑप्शन ए 243Z डी, 243ZF, 243ZA और 243ZB। राइट आंसर है ऑप्शन ए 243Z डी के अंतर्गत जो है वो जिला योजना समिति की स्थापना 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत की गई है, जिसमें प्रावधान किया गया है कि जो जिला योजना समिति का गठन है वो किसका दायित्व है? राज्य सरकार का दायित्व है आर्टिकल 74 के तहत और 243ZD के अंतर्गत। ये गलत है, 243 है ये, ठीक है, 243ZD के अंतर्गत। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्र विस्तार सेवाएं किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 1943, 1954, 1995, 1975। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 1953 में जो है वो राष्ट्रीय विस्तार सेवाएं प्रारंभ की गई थी। और इनसे रिलेटेड जान लेते हैं कि इनकी जब ये प्रारंभ की गई थी तब कर्मचारियों की संख्याओं में कमी थी और आर्थिक प्रावधान जो है वो अधिक थे, ठीक है। और इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है वो स्वयं सहायता समूहों की सहायता लेनी पड़ी थी। उनके द्वारा ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये इनका कार्य किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ए नॉर्मन वॉरलॉन्ग, बी स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन, ठीक है, और सी अमर्त्य सेन और डी शंकर पिल्लई। राइट आंसर है ऑप्शन ए नॉर्मन वॉरलॉन्ग को विश्व हरित क्रांति का जो है वो जनक कहा जाता है। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? USA के वैज्ञानिक थे। MS स्वामीनाथन जो उन्नत बीज जो लाए थे वो कहाँ से लाए थे दोस्तों? मैक्सिको से लाए थे, ठीक है। और जान लेते हैं इसके में विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन वॉरलॉन्ग को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। और उनके द्वारा बीजों पर अनुसंधान कर अधिक उत्पादकता वाले बीजों की खोज की गई थी। किसके द्वारा? नॉर्मन वॉरलॉन्ग के द्वारा। उसके बाद भारत के क्षेत्र में आते हैं, तो भारत के क्षेत्र में जो किया है वो MS स्वामीनाथन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस दशक में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के तहत मैक्सिको की पद्धति को प्रायोगिक तौर पर भारत में अपनाया गया था? मैक्सिको की जो पद्धति है वो हरित क्रांति की जो उन्नत बीजों की जो उन्नत बीज जो उत्पादित किए गए थे, हाइब्रिड बीजेस, ठीक है, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सा दशक चुना गया था? वो है ऑप्शन है 1966, 1972, 1999 और 1992। राइट ऑप्शन है 1996 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बाद में ये जो गहन कृषि जिला कार्यक्रम है वो पूरे भारत में लागू किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी वो 61, ठीक है, 56 से स्टार्ट हुई थी और 61 तक जो चली थी। 61 में ये इम्प्लीमेंट किया गया था गहन कृषि कार्यक्रम, ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था दोस्तों? द्वितीय पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस वर्ष लागू की गई थी? ए 1955, ए 1956, बी 1954 और 1957। राइट ऑप्शन है 1956। 1956 में सेकेंड पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी, जिसमें खाद्यान्न के जो संकट मतलब अनाज की कमी को दर्शाया गया था कि अनाज की बहुत कमी है। उसके बाद ही जो है वो हरित क्रांति आई थी 1966 में जो है वो ये जो हरित क्रांति से संबंधित जो बीज हैं वो पूरे भारत में उसके लिए जो है वो गहन कृषि जो कार्यक्रम चलाया गया था। ये जो हमने देखा गहन कृषि कार्यक्रम, ठीक है, ये कार्यक्रम चलाया गया था, ठीक है, गहन कृषि जिला कार्यक्रम, जिसके तहत पूरे भारत में जो है वो उन्नत बीजों को बोया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 56 से 61 तक, ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 61 तक थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पुष्टि संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए वल्लभाचार्य, बी माधवाचार्य, सी भरत मुनि और डी स्वामी हरिदास। तो पुष्टि संप्रदाय के बारे में जो राइट ऑप्शन है वो है वल्लभाचार्य द्वारा। पुष्टि संप्रदाय की स्थापना वल्लभाचार्य द्वारा की गई थी और इनके बारे में हम जान लेते हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य के द्वारा मथुरा वृंदावन में पुष्टि संप्रदाय की स्थापना की गई, जिनका जो मुख्य विषय था वो था कृष्ण लीला। और भरत वल्लभाचार्य के ही पुत्र थे, जो विट्ठलनाथ थे वो वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे और उन्होंने ही अष्टछाप कवियों की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण परिवार में ईंधन की लकड़ी और चिप का उपयोग कितने प्रतिशत परिवार करते हैं? मतलब लकड़ी का और ईंधन के रूप में लकड़ी का और चिप का प्रयोग कितने परिवार करते हैं? 67.3%, 64%, 55% और 45%। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 67.3% लोग आज भी ईंधन के लिए लकड़ी तथा चिप का प्रयोग किया करते थे। ठीक है, ये जो आंकड़े हैं वो 68वीं जो रिपोर्ट आई थी उसके आंकड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसके बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं। ये लिखा हुआ है, अखिल भारतीय स्तर पर 2/3 से अधिक ग्रामीण परिवारों द्वारा ईंधन की लकड़ी और चिप का उपयोग किया जाता है, जबकि एलपीजी का उपयोग जो है वो कितने प्रतिशत परिवार करते हैं? 15% परिवार जो है वो एलपीजी का उपयोग करते हैं। ठीक है, और 9.6% परिवार जो है वो, केवल 9.6% परिवार जो है वो ग्रामीण परिवार जो है वो गोबर, कोयला और कोक का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियां नहीं है दोस्तों, ये जातियां हैं। अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत है? 20.7%, 20.8%, 20.4% और 20.9%। तो जो अनुसूचित जातियां हैं, शेड्यूल कास्ट, ठीक है, अनुसूचित जातियां हैं वो कितनी है दोस्तों? टोटल ऑप्शन ए 20.7% जो है वो टोटल जनजातियां, वो टोटल अनुसूचित जातियां एससी शेड्यूल कास्ट हैं प्रदेश की जनसंख्या की तुलना में। और अगर पूरे भारत का आंकड़ा देखा जाए, प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियां, यहाँ भी लिख गया है ये अनुसूचित जातियां हैं। ठीक है, अनुसूचित जातियां की कुल जनसंख्या जो है वो 20.7% है, जबकि संपूर्ण विश्व की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों, ये जनजातियां हटा दीजिए, की जनसंख्या जो है वो 16.6% है। कितनी है दोस्तों? 16.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सा शास्त्रीय नृत्य का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ है? ए कथक, बी भरतनाट्यम, सी कुचिपुड़ी और डी घूमर। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए कथक का जो है वो, कथक जो शास्त्रीय नृत्य है उसका जो उद्भव हुआ है वो कहाँ से हुआ है? उत्तर प्रदेश से हुआ है। ठीक है, और शास्त्रीय नृत्यों के 8 रूपों में ये महत्वपूर्ण नृत्य माना जाता है कथक नृत्य। ठीक है, और कथक नृत्य में क्या होता है दोस्तों? इसमें पौराणिक कथाओं को नृत्य के द्वारा जो है वो प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है? ए बुंदेलखंडी, बी खड़ी बोली, सी अवधी और डी ब्रज भाषा। राइट ऑप्शन है खड़ी बोली, ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है, जो मतलब उत्तरी पश्चिमी भागों में रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में जो है वो बोली जाती है। अब बुंदेलखंडी कहाँ बोली जाती है दोस्तों? बुंदेलखंडी जो है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र झांसी, जालौन, हमीरपुर, छतरपुर, सागर, ग्वालियर, सिवनी, होशंगाबाद आदि क्षेत्रों में बुंदेली या बुंदेलखंडी बोली जाती है। खड़ी बोली आपको बताया ही, खड़ी बोली रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पर, जो अवधी भाषा है वो कहाँ बोली जाती है? सीतापुर, लखनऊ, अयोध्या, सुल्तानपुर, बराइच, बाराबंकी आदि में जो है वो अवधी बोली जाती है। और नेक्स्ट ब्रज भाषा जो है वो कहाँ बोली जाती है? अलीगढ़,
आगरा, मथुरा वाले क्षेत्र में जो मथुरा के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर ब्रज भाषा बोली जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारे द्वारा दिए हुए क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।